JEE मेन 8 अप्रैल 2025 इवनिंग शिफ्ट के कुछ और फिजिक्स के क्वेश्चंस देखो। ये क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स पे कॉन्वेक्स लेंस को इन कॉन्टैक्ट रखा गया विद कॉन्केव लेंस। सो इसमें ये पूछा जा रहा है कि एक का फोकल लेंथ 30 है कॉन्वेक्स वाले का और कॉन्केव का 20 ऑब्जेक्ट को रखा। फिर इस कॉम्बिनेशन का कुछ एक नया लेंस बनेगा, कॉन्टैक्ट लेंस जैसे हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में एक नया लेंस बनेगा। फिर उसके सामने 20 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड को एक ऑब्जेक्ट रख दिया। सो डिस्टेंस इमेज का बताना है, वी निकालना है मतलब, ठीक है। सो पहले तो वी इसको आपने कॉन्टैक्ट में रखा तो फिर 1/f इज इक्वल टू 1 पहले का फोकल लेंथ प्लस 1 सेकेंड का, ठीक है। सो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव, सो इट इज़ पॉजिटिव 30 और दूसरे का होता है नेगेटिव, सो प्लस माइनस ये हो जाए 30, ठीक है जी। सो ये आ जाएगा 1/10 और ये बन गया 1/3 माइनस 1/2, ये बन गया 1/10 और ये बन गया 6 और ये बन गया 2 और ये बन गया 3। तो ये आ गया आंसर आपका इसका फोकल लेंथ का 1/f ये करके। तो 1/10 और ये बन गया माइनस 1/6, ठीक है जी। तो आ गया आपका -1/60, फोकल लेंथ आ जाएगी -60। इसका मतलब ये जो कंबाइन करेंगे कॉन्वेक्स को कॉन्केव से तो जो नया एक लेंस बनेगा इक्विवेलेंट लेंस जिसको हम बोलते हैं वो कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करेगा बिकॉज उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव आ गई है, ठीक है। सो अब इसका मतलब आपको ये कॉन्केव लेंस दिया जा रहा है, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड को रखा है, ठीक है। सो तो फिर आप सिंपली वी निकालना है उसमें से। तो लेंस फार्मूला लगा देते हैं, ये होता है लेंस फार्मूला, वी निकालना है। तो यहाँ से 1/v क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा लेफ्ट साइड को, राइट साइड को। सो ये आ गया ये, सो वी आ जाएगा आपका यू है ये, हाँ यहाँ से वी आ जाएगा ऊपर प्रोडक्ट और नीचे सम, पुट कर दो। एफ की वैल्यू -60 इंटू यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव -20 अपॉन -60 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -20, ठीक है जी। सो ये आ जाएगा देखो माइनस, ये आ जाएगा 1200 और नीचे बचेगा -80, ठीक है। सो ये आ जाएगा इतना -15, माइनस माइनस कट गया। सो ये आ गया आपका 15 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। सो जब 30 सेंटीमीटर वाले कॉन्वेक्स को 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ के कॉन्केव के साथ आप कांटेक्ट में लाए तो फिर ये ठीक है -60 आएगा, ठीक है। कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करा है इसने। और ये आपका होता है लेंस इक्वेशन, वी निकालना है तो इसको परे ले गए, परे जाके प्लस हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस है ना ऊपर, ये प्लस हो गए हैं, नीचे वाला माइनस वैसे रहेगा। तो ओवरऑल फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी बिकॉज कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा और लेंसों में वर्चुअल इमेज कहाँ बनता है, ऐसे आपसी डायग्राम लें तो ऐसे होता ना, ये रखा आपने ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे ये गया और एक सीधा ही निकल गया, तो इसको वापस लाएंगे तो ये बना आपका इमेज, ये बना इमेज ये, ठीक है, ये वाला। तो ये लेफ़्ट साइड को बनेगा तो इसका मतलब इसके वी इधर होगा, ये यू इधर होगा, ये तो यू भी नेगेटिव तो हमेशा नेगेटिव होता है तो वी भी नेगेटिव आना चाहिए, तो देखो -15 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिखते हैं नहीं, तो डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर आएगी, फोर्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट। और देखते हैं, ये देखो स्ट्रिंग पे जो ट्रांसवर्स वेव्स स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होती हैं ना, उसके ऊपर है शायद, देखो ट्रांसवर्स वेव्स देन मेड टू पास थ्रू दो स्ट्रिंग है, वेलोसिटी ऑफ वेव इन फर्स्ट स्ट्रिंग दी हुई है v1 और दूसरे में दी हुई है क्रॉस सेक्शन रेडियस इसका r/2 है और v2 अपॉन v1 पूछ रहा है। तो ट्रांसवर्स वेव की जो वेलोसिटी होती है ना स्ट्रिंग में, वो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला होता है टेंशन इन दी स्ट्रिंग डिवाइडेड बाई म्यू मीन्स मास पर यूनिट लेंथ। सो म्यू मैंने बताया मास अपॉन लेंथ, तो मास को मैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी में तोड़ देता हूँ, ये आ गया लेंथ। वॉल्यूम को मैं क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ में तोड़ देता हूँ,
जी तो एल कट गया। क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो यदि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो ये जगह पाई आर स्क्वायर। तो ये बना म्यू की जगह भाई, इस म्यू की जगह यहाँ लिख दीजिए, टेंशन की तो कोई बात नहीं हो रही, ठीक है। तो मतलब वेलोसिटी वेरिएशन जो पूछी जा रही है वो रेडियस के साथ ही है। तो देखो यहाँ यदि मैं लिखता हूँ इसको तो बन जाएगा टी पाई आर स्क्वायर रो डेंसिटी है जो आपकी स्ट्रिंग है उसके मटेरियल की, ठीक है। सो यहाँ से यदि मैं देखूँ तो v, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r आ जाएगा। तो इसका v2 अपॉन v1 निकाल दो, तो आ जाएगा r1 अपॉन r2। अब r1 यहाँ मीन्स पहले वाले की रेडियस कितनी है, r है, ठीक है, और दूसरे वाले की r/2 है। r से r कैंसिल, 2 चला गया ऊपर को तो आ गया 2। सो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। सो यदि मैं इसमें देखूँ तो ये प्रोजेक्टाइल पे क्वेश्चन लग रहा है अभी। हाँ, 2 बॉल्स ऑफ सेम मास, इनिशियल वेलोसिटी सेम है, डिफरेंट एंगल्स पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये है मेन चीज़ की मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाई फर्स्ट बॉल इज 8 टाइम्स दी मैक्सिमम हाइट जो दूसरे वाली है, ठीक है। सो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है, आपको पता है कि यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। प्रोजेक्ट डिफरेंट एंगल है, इसका θ1 मान लो, और ये जो पहले वाले की h1 है वो दूसरे वाली का 8 टाइम्स है, ये लिखो। तो 8 इंटू इनिशियल वेलोसिटी सेम है, मास सेम है, इसका मतलब u सेम, एंगल अलग अलग हैं, θ2 मान लो, यू स्क्वेयर अपॉन 2g। तो यहाँ से देखो ये तो कुछ नहीं है, कट गया सारा, ये 2g खत्म। आपके पास यहाँ से आ जाएगा साइन θ1, इसको नीचे ले आओ, साइन θ2 इज इक्वल टू √8 आ जाएगा, स्क्वायर मैंने गायब कर दिया तो 8 रहा पर √8 हो गया। √8 कितना होता है, 4 इंटू 2 हो गया, तो ये आ गया 2/√2। तो ये आ गया रेशो, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि T1 T2 टोटल फ्लाइंग टाइम्स हैं, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट दिए हुए हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट यदि दिए हुए हैं तो फिर यहाँ से आप ये निकाल सकते हैं T1 अपॉन T2। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहता है, 2u साइन थीटा अपॉन g, तो उनका रेशियो पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। सो 2u साइन θ1 पहले का प्रोजेक्शन एंगल है, u सेम है, दूसरे का θ2 है, तो ये तो ख़त्म हो गया। इसका मतलब साइन θ1 अपॉन साइन θ2 आएगा, एंड वो हमने निकाला हुआ ऊपर 2/√2। सो दिस इज द आंसर 2/√2, ठीक है। और रेशियो बोल रहा है तो रेशियो नीचे 1 नहीं बचेगा, 2/2 को 2/2 को 2/2 रेशियो 1 लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये ऑप्शन 1 इज करेक्ट। बस वेरी सिंपल क्वेश्चन। प्रोजेक्टाइल पे, वेव्स पे क्वेश्चन देखिए। सो इसमें ये बोल रहा है कि एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ वेव दैट इज़ फाउंड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ 2 हार्मोनिक वेव्स। एक पहली की वेव की इक्वेशन ये है, डिस्प्लेसमेंट दूसरी की ये है। तो ये आप देखें तो ये जो यहाँ 4 है ये एम्पलीट्यूड है पहली का, और ये दूसरी का एम्पलीट्यूड है। तो पहली का एम्पलीट्यूड A1 बोल दो 4, और दूसरी का A2 बोल दो कितना है भाई 2, और जो फेज़ आगे चल रही है वो वेव दूसरे वाली कितना एंगल आगे है 2π/3, ठीक है। सपोज चल रही है आगे 2π/3 से। तो फेज़ दिया है 2π/3, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम ओमेगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ द वेव, एम्पलीट्यूड निकालना है रिजल्टेंट वेव का। तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड सिंपली जैसे आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्ट्रेडिक्शन का फॉर्मूला रहता है वो रहता है सिंपली A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 2A1 A2 कॉस ऑफ एंगल फाई, फाई मीन्स ये आ गया फेज डिफरेंस। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, सो ये आ जाएगा, देखते कितना आता है ये। A1 कितना है 4, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 2 कॉस ऑफ एंगल फाई, फाई मीन्स 2π/3, ठीक है। 2π/3 मीन्स 120 डिग्री, ठीक है। 2π/3 को 100 पाई मीन्स 180 ना,
तो 120 डिग्री, तो यहाँ मैं 120 डिग्री ही लिख देता हूँ, या चलो 2π/3 रहने दो, ठीक है। क्या जाएगा देखो आपका 16 + 4 + 16, और ये आ जाएगा cos 120 होता है -½ ये आ गया, ये आ गया 20, और ये आ गया काट के -8, 8 बचा ना यहाँ काट के, तो ये आ गया 12, मतलब ये आ गया 4×3, मतलब ये आ गया 2√3, तो एम्पलीट्यूड आ गया 2√3। तो भैया एम्पलीट्यूड वैसे कहीं भी नहीं लिखा है 2√3 है, तो एम्पलीट्यूड ये ऑप्शन होना। तो चलो इसने भी पूछा है कि एम्पलीट्यूड तो आगे फेज़ भी निकालना है, तो फेज़ निकालने का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है tan phi, वो भी सेम जैसे आपने ट्रायंगल ऑफ एक्सट्रेडिशन या पैरेललोग्राम ऑफ एक्सट्रेडिशन में पढ़ते हैं, सिंपल वही स्टेटमेंट यहाँ रहता है। सो आता है यहाँ पे A2 cos phi अपॉन A1 प्लस साइन है यहाँ पे A1 + A2 cos phi, ठीक है। अब यहाँ देखो ना, ये दो वेक्टर्स यहाँ 2π/3 का मतलब होता है 120 डिग्री, 120 डिग्री पे इंक्लाइंड थे वेक्टर्स। तो मैं इसको डायग्राम लेता हूँ, तो ऐसे था ये देखो, ऐसे, और दूसरा ऐसे, और फिर इसकी पैरेललोग्राम कंप्लीट करें तो ऐसे, ठीक है। और ये था रिजल्टेंट, ये एम्पलीट्यूड A1 है और ये A2 है, और ये इनके बीच एंगल है थीटा, और ये जो एंगल होगा ना ये वाला, इसको बोलते हैं ये फेज एंगल, ये वाला फाई, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ना ए इधर को, इसके साथ जो एंगल बनाएगा A1 वो है ये, ठीक है। सो यदि मैं यहाँ से tan phi निकालने की कोशिश करता हूँ ना, तो A2 मेरे पास 2 था, 2 sin यहाँ थीटा रहता है भाई, थीटा, तो थीटा जो था बेसिकली हमारा वो था 120 डिग्री, 120 डिग्री, और फाई जो है वो निकालना है 2 × sin थीटा, थीटा मीन्स 120, A1 मीन्स 4 + 2 cos 120, बस ये हो गया। देखो 2 × sin 90 + 30 लिख सकते हैं इसको, और sin 90 + 30 मीन सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और cos बन जाएगा, cos हो जाएगा 2 cos 30, इसको लिख देंगे ना 2 sin 90 + 30, यहाँ से लिखेंगे इसको, ये जाएगा, ये होता है cos 30 अपॉन 4, और ये हो जाएगा वैसे ही सेम नीचे +2, ठीक है। इसको लिखेंगे 4 + 2, और इसको लिखेंगे cos 90 + 30, और वो होता है -sin 30, सेकेंड क्वाड्रेंट में, बिकॉज cos नेगेटिव होता है इसलिए माइनस आएगा यहाँ पे। सो ये बन गया 2 sin, ये हो गया √3/2 अपॉन, ये हो गया देखो 4, ये हो गया प्लस इंटू माइनस, -2 × 1/2, ये कट गया, 1 बचा यहाँ पे, 3 बचा यहाँ पे, मतलब ये 2 से 2 कट गया। सो ये आ जाएगा आपका √3, तो यहाँ से इसको देखो एक बार फिर, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है। A2 2 ही था, A2 2 ही है, देखो A1 4 है, हाँ 4 है, ठीक है। A2 2 A1 4 A2, ठीक है। 2 sin 30 cos 30 हो गया, cos 3/2 √3 बचा ऊपर, और नीचे बचा 4 - 1 3, ठीक है। √3 अपॉन 3 बचा ये, ठीक है। तो ये इसको लिख सकते हैं आप √3 अपॉन √3, एक √3 कट गया, 1/√3 ये आएगा। √3 आना चाहिए मेरे ख्याल से, तो यहाँ तो कुछ 2√3 आ रहा है,
तो यहाँ से आपका ये जो है ना tan फाई निकाला हमने, फाई तो नहीं निकाला, tan फाई निकाला ना। सो tan फाई मेरे पास आ गया 1/√3। सो वो होता है आपका tan 30, और tan 30 को बोलते हैं π/6। सो यहाँ के tan फाई इज इक्वल टू tan 30, tan 30 मीन्स tan π/6। तो यहाँ से जो फाई है, फेज जो है वो आ गया π/6। तो फाई इज इक्वल टू π/6, फाई इज इक्वल टू π/6, ये देखो। और एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तो ये आ गया था, ये ठीक है। और जो फेज़ है दैट इज़ π/6। सो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। तो ये था भी क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में सिंपली आपने, क्योंकि सेकेंड वेव आगे चल रही है, कितना एंगल 2π/3, 2π/3 का मतलब 120 डिग्री, ठीक है। सो 120 डिग्री cos 120 डिग्री होता है -½ तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाएगा ये। अब इसने फेज़ भी पूछा है, तो फेज़ का फॉर्मूला ये रहता है A2 sin थीटा। थीटा मैंने बता दिया, जो मैं आपको एंगल यहाँ जितना एंगल आगे चल रही है। और फेज़ होता है कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है उसने इनिशियल एम्पलीट्यूड जो था उससे कितना एंगल बनाया अभी, ठीक है ना। तो ये जो कुछ आ रही थी आपकी फर्स्ट वाली वेव, ये वाली जिसका डिस्प्लेसमेंट y1 है, और इसका पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट y1, और इसका पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट y2, ठीक है। सो फिर tan फाई मीन्स आपको फाई निकालना है, फाई मीन्स फेज़। तो tan फाई का ये फॉर्मूला रहता है, और फिर इसको सॉल्व करिए, आपके पास सॉल्व करके आएगा 1/√3। और फिर आप इसको tan फाई इज इक्वल 1/√3 मीन्स tan फाई इज इक्वल tan π/6, tan π/6 मीन tan 30, दैट इज़ 1/√3। सो फाई यहाँ से π/6, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। दिस इज एम्पलीट्यूड, ये निकाला था हमने ऊपर, ये वाला, और ये फेज π/6 ये निकाला। आगे चलते हैं, क्वेश्चन लेंथी था भैया ना। और ये यंग्स एक्सपेरिमेंट पे सिंपल क्वेश्चन लग रहा है कि वन ऑफ द स्लिट्स इज कवर्ड विद रेड फिल्टर एंड अनदर इज विद ग्रीन फिल्टर। तो इसमें क्या होगा, इसमें पैटर्न ऑब्टेन नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंट कलर्स का फ्रिंज विड्थ डिफरेंट रहता है, तो कलर्स ओवरलैप कर जाएंगे। सो देयर शैल बी नो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आगे देखते हैं भी, आगे है आपका ये क्या है, पढ़िए। Sample of liquid is kept at 1 atmosphere. It is compressed to 5 atmosphere. It leads to change in volume. Bulk modulus, अच्छा उसके ऊपर क्वेश्चन है भाई। सो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला सबको पता है, -dp/dv/v। बल्क मॉडुलस दिया हुआ, इनिशियल वॉल्यूम v पूछ रहा है, मतलब यहाँ से v क्या आ जाएगा, v चला गया ऊपर को, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, -dp, यहाँ आ जाएगा v/dv। तो v पूछ रहा हूँ मैं आपसे, वो v आ जाएगा यहाँ से -b, ये डी ऊपर को चला जाएगा और डी पी नीचे। तो ये पूछ रहा है, बन गया फॉर्मूला करने के लिए, पढ़ो बल्क मॉडुलस। सो ये आपके पास अब वैल्यूज पुट करनी है मैंने। तो v इज इक्वल टू बी की वैल्यू, बल्क मॉडुलस की वैल्यू 2 गीगापास्कल। 2 गीगा होता है 10⁹, पास्कल की वैल्यू 1 एटमॉस्फेरिक, अच्छा वो चलो ठीक है, ये आ गया, पास्कल में लेना है। यहाँ एटमॉस्फेयर होगा तो 1 एटमॉस्फेयर को आपने 10⁵ पास्कल लिखना है, ये बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। माइनस भी है, ठीक है। डी वी चेंज इन वॉल्यूम, कंप्रेस किया तो वॉल्यूम चेंज हुआ, तो माइनस, कंप्रेस किया तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, -0.8 ओवर डी पी। चेंज इन प्रेशर, शुरू में प्रेशर था 100 एटमॉस्फेयर और बाद में प्रेशर हो गया 5, सो चेंज हुआ 5 - 1, मतलब 4 एटमॉस्फेयर। एक एटमॉस्फेरिक मीन्स 8 एटमॉस्फेयर मीन्स 10⁵ पास्कल में आंसर लिखना है, बिकॉज ऐसा है प्रेशर का पास्कल होता है, ठीक है। सो ये आ जाएगा। अब यहाँ से आप बड़े ध्यानपूर्वक देखें यदि, तो v इज इक्वल टू, बस आगे आंसर आप निकालना ही अभी, 0.8 क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो ये क्यूबिक मीटर बनाने के लिए 10⁻⁻, सेंटी होता है 10⁻⁻2 और पावर है 3। ये बना आपका क्यूबिक मीटर, ये रखें थोड़ा ध्यान, प्लस आप करिए इसको, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। सो ये बन गया 2, और ये नीचे आ गया 4, और ये आ गया 0.8, चलो लिख देते हैं। और अब आपके पास बचा है 10⁻⁻6, 10⁻9, तो बचा 10⁻3, और ये 10⁵ ऊपर जाएगा तो बचेगा 10⁻⁻5, ठीक है। ये आ गया काट के 2, और ये आ गया 0.4, तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू 4 आ रहा है क्या,
तो आ गया 4। हाँ 10 देखो, एक 10 का प्रॉब्लम है यहाँ, देखो क्या है। तो 0.82 गीगा 1 एटमॉस्फेयर 5, ठीक है, ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4 कितना आएगा भाई? बी 2 × 10⁻9, ठीक है। फॉर्मूले में पुट किया हमने 2 × 10⁻9 माइनस ये क्यूबिक में -6, ठीक है, 4 × 10⁻5। अच्छा, सो यहाँ से ये आएगा 0.4 को मैं 4/10 लिख देता हूँ, तो अगर 10⁻², क्या जाएगा 4 × 10⁻³ क्यूबिक मीटर। तो 10⁻³ क्यूबिक मीटर होता है लीटर, तो ये आ गया 4 लीटर। लीटर में है ना आंसर, ये देखो यहाँ आएगा 4, तो 4 लीटर इसका आंसर था अभी, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल ठीक है, 4/10 आ गया, 10⁻² आ गया, ये 10 ऊपर जाके -1 और हो गया, -3 हो गया, 10⁻³ क्यूबिक मीटर, बिकॉज SI में सारी वैल्यूज मैंने पुट करी। सो ये आपका 10⁻³ क्यूबिक मीटर होता है 1 लीटर, तो ये अगर 4 लीटर, टोटल 4 लीटर लिख दिया आंसर। सिंपल क्वेश्चन, सिंपली थोड़ा उसमें ये देखना पड़ता है कि SI CGS वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। मास नंबर A है, रेडियस R है, तो पूछ रहा है कि न्यूक्लियर डेंसिटी। सो भाई डेंसिटी मास बटा वॉल्यूम होती है ना। एक न्यूक्लियन का मास यदि m है तो संख्या में वो A होते हैं, मास नंबर, एज मास नंबर, स्मॉल m इज एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियन, तो टोटल मास हो गया न्यूक्लियस का m×a, और वॉल्यूम होता है 4, स्फेरिकल शेप है तो ये हो गया। तो यहाँ से ma/, वही 4 और 3 ऊपर आ गया, 4 पाई, और r की वैल्यू होती है r0 a⁻1/3, और ये 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 3ma/4 पाई r0 और a बचा यहाँ, ए से कैंसिल, तो इसमें मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। न्यूक्लियस का मास नंबर क्या है उसके ऊपर डेंसिटी डिपेंड नहीं करती, तो इंडिपेंडेंट ऑफ ए कैंसिल हो गया। देखो तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। जो न्यूक्लियर डेंसिटी रहती है आपकी ना, बट इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियर बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मास नंबर ए। यदि मैं और देखूँ आगे थोड़ा सा, तो ये क्वेश्चन है, देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है, पढ़िए। ये क्वेश्चन है भाई, बॉडी मूव कर रही है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ रही है, पहले मूव कर रही थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ रही है वो, ठीक है। सो इसमें मोशन, एक जैसे हम आर्टिकल पढ़ाते हैं ना आपको, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल व्हेन इट एंटर्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद सम इनिशियल वेलोसिटी, उसमें वो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। सो इसमें तो सिंपल ही है, देखिए मास दी हुआ 2 kg और वेलोसिटी इनिशियल दी हुई है, ये दी हुई है, कांस्टेंट फोर्स ये दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले तो इसमें आप F=ma लगा लीजिए, ए हो जाएगा यहाँ से F/m। अब F कितना है आपका, वो है 6, मास कितना है 2, ठीक है। और ये ध्यान रखिए कि किस तरफ डायरेक्शन है फोर्स का, Z एक्सिस के अलॉन्ग, तो डायरेक्शन भी साथ में रखेंगे तो बन गया 3, और डायरेक्शन रखेंगे तो Z एक्सिस में यूनिट वेक्टर देंगे 3k, के इज द यूनिट वेक्टर जो Z की तरफ डायरेक्शन देता है किसी वेक्टर की, ठीक है। सो यदि वेक्टर देना है इसको तो ऐसे करेंगे फिर, ठीक है भाई। ये तो ये आ गया, यहाँ से एक्सेलरेशन हमें पता लगी 3k। आपको इनिशियल वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ है आपको, कितना टाइम उस फील्ड में रहा, ये रहा 5/3 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। सो अब इसमें कुछ नहीं करना है आपने, फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, तो v = u + at, u + at, तो यहाँ से v = u मीन्स ये वाली वैल्यू 3i + 4j, 3i + 4j ये लिख दिया, प्लस at, 8 मीन्स 3k, और t की वैल्यू है आपकी 5/3, 3 से 3 कैंसिल, 5k बचेगा यहाँ से, तो बनेगा 3i + 4j, और ये बन जाएगा आपके पास +5k, 3 कैंसिल हो गया, 3i 4j 5k, 3i 4j 5k, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। बस वेरी सिंपल। सो यदि हम आगे चलें तो आगे कुछ नहीं है, ओके देन।